देखिए काइनेमैटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है इसके क्वेश्चंस में कि डायनामिक्स के साथ इसके क्वेश्चन मिक्स होते हैं, बट एनीवे काइनेमैटिक्स में तो सबसे पहले आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए जो मुख्तलिफ टर्म्स इस पूरे चैप्टर में यूज़ होते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखें डिस्प्लेसमेंट आपके पास पहला टर्म है विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ को नहीं डिफाइन करता, ये सिर्फ बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जिस ट्रैक पे वो जा रहा है तो उसमें टोटल लेंथ कितना कवर्ड हुआ है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्टेंस स्केलर है विच मीन्स यू डोंट हैव टू गिव आउट डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है या एस के साथ अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें पर यूनिट टाइम, स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। So I'll just quickly go through the remaining terms. इसके अलावा हमारे पास एवरेज स्पीड आता है, इस पे बाद वक्त काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एवरेज स्पीड जो है बेसिकली टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को कहते हैं, ठीक है। ये पूरी जर्नी की बात होती है। एंड सिमिलरली वी हैव acceleration, it is rate of change of velocity, so a is v minus u or t। ये बातें तो खैर IGCSE या O लेवल्स में भी होती हैं, इसमें इतनी कोई नई बात नहीं है। जो चीज ऐड होती है ए लेवल्स में जिसको आप लोगों ने समझना है वो साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ वेक्टर्स। देखें आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज में वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपने ये समझना है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव shows location from origin from any side of origin, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है और वो वापस आता है, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसको मैं चले यहाँ पे एक डायग्राम शो कर दे। इन दिस फिगर आपके पास ये सरफेस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किए गए और वो नीचे लेट से क्लिफ था और ये इधर गिर गया है, ठीक है। अब ये मेरे पास ओरिजिन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मे बी +3, यहाँ पे +5। जब ये वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट विल स्टिल बी +5 क्योंकि ऑरिजिन को क्रॉस नहीं किया, इट विल स्टिल बी +3। यहाँ पे आके शायद डिस्प्लेसमेंट -3 हो जाए, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट लोकेशन शो करता है, डिस्प्लेसमेंट आपको ये नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है। इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव shows direction of motion, which means के देखें अगर मैं
लेट्स बातें थी, सेम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर थ्रो किया और वो वापस आ गया, वेलोसिटी पॉजिटिव। जैसे ही वो टर्न लेता है वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। सारे वैल्यूज वापसी नेगेटिव होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि आपको काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला नहीं याद होगा, ठीक है, या देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका पूरा आंसर बेस करता है, ठीक है। तो एनीवे, सर thirdly if we talk about acceleration, जी, सर ये जो वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगी, ये बात समझ नहीं आई। क्योंकि वेलोसिटी का काम क्या है, डायरेक्शन शो करना, जी। ठीक है। हम्म। ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसे ही टर्न लेता है तो वेक्टर फ्लिप हो जाता है। तो सर डिस्प्लेसमेंट में जब इस तरह हुआ तो तो हमने उसको फिर भी पॉजिटिव लिया। हाँ, एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि वो लोकेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मुझे ये बताएं, जब ये ऊपर जा रहा था, जी। ये ओरिजिन से ऊपर ही था ना, जी। और जब ये वापस आ रहा है तो ये ओरिजिन से नीचे है कि ऊपर है? सर ऊपर। वापस अच्छा। ऊपर अच्छा। ही है। तो डिस्प्लेसमेंट का काम हम्म। लोकेशन है। देखें आप, जस्ट लुक एट दिस वर्ड प्लेसमेंट, मतलब लोकेशन आपको बताता है कि ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो जी सर। कॉमन एरर जो है वो ये है कि स्टूडेंट कहता है कि अगर लेट से डायरेक्शन चेंज हो गए हैं तो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। सारी चीजें चेंज नहीं होती, उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर भी पॉजिटिव रहती है, ठीक है। देखिए अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ग्राफ मैं इसके गलत बनाऊंगा। ग्राफ में चीजें जस्टिफाई होती हैं, असल में मेरे जहन में ग्राफ्स हैं तो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे, सो दिस वाज फर्स्ट डायग्राम, सेकंड, थर्ड डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव shows direction of resultant force, ठीक है। यही एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा है। देखिए ऊपर जाते हुए भी इस पे फोर्स जो है वो वेट लग रही है, नीचे आते हुए भी वेट की डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हुई। तो विच मीन्स के एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड्स रहेगी, नो मैटर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन विल कंटिन्यूसली बी डाउनवर्ड्स। न्यूटन का सेकंड लॉ के लिए ये कहता है कि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो एक्सेलरेशन का काम आपको स्पीड और स्लो डाउन रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये सर ना हो कि आप कहीं ऊपर जाते हुए, जी, सर अगर वो ऊपर मूव कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन उसकी डाउनवर्ड कैसे हो सकती है? अगर वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वो तो नीचे जाना चाहिए। देखें आपका क्वेश्चन ये है कि वो स्लो डाउन फिर कैसे हो रहा है, ठीक है। देखें सर नहीं, मैं ये स्पीड कह रहा हूँ अप, मतलब खैर ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बात ये है यहाँ पे, एक गाड़ी है लेट से, और वो ट्रैवल कर रही है एट 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारा जो आपका क्वेश्चन है, ब्रेक जब लगाता है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? सर पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ। लेकिन वो जा तो आगे नहीं, ब्रेक्स जब लगाता है तो रिजल्टेंट जी, फोर्स विल पीछे बी की तरफ बैकवर्ड, होगा राइट। फिर। जी। लेकिन लेकिन वो फिर भी तो आगे ही जा रहा है ना। जी।
लेकिन स्लो डाउन हो रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी सर, ठीक है, समझ आ गई। तो ऊपर जाते हुए भी तो यही हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट जहाँ ऊपर रहा है, फोर्स और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो एज ए रिजल्ट वो स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन, ठीक है। जब जब वो नीचे आ रहा होता है तो मोशन भी डाउनवर्ड्स है, फोर्स भी डाउनवर्ड्स है, तो फिर इट शुड स्पीड अप, तो नीचे आते हुए वो तेज होता है। ठीक है, एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या आते हैं इस चैप्टर में? इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन आई वोंट डिराइव, इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि इसमें आपके पास इन टोटल 5 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं डिपेंडिंग ऑन गिवन डाटा। एक तो ये है ना कि v माइनस यू और t, इसको हम क्विक उसके लिए इस तरह याद करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ही बात है। ये पहला इक्वेशन हो। सेकंड इक्वेशन उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। थर्ड आपके पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, इसमें टाइम नहीं इन्वॉल्व। ऐसा सिचुएशन जिसमें टाइम ना पूछा गया हो और ना इन्वॉल्व हो, ना गिवन हो, तो फिर डू नॉट यूज एनी अदर इक्वेशन, फिर आपने ये वाले यूज करना है। s is equal to ut plus half at square. It's a very common equation for objects falling from rest, तो उसमें u जीरो हो जाता है, टाइम के साथ आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। और फिफ्थ जो है, इट इज रेयरली यूज्ड, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आपके पास जो है इक्वेशंस हैं, एस इसमें डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल, वी फाइनल, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, सर ये एंड सारे सो ऑन। वर्टिकल मोशन के लिए हैं? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल के लिए भी हो सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि फातिमा, बिल्कुल यू हैव टू लर्न डेरिवेशन, आप लोगों ने याद करना है अच्छा सारे इक्वेशंस का। तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक साइन है रेड और एक साइन है यहाँ पे येलो, और ये डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर्स है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने रेस्ट पे आना है, एक्सेलरेशन उसकी वट एवर 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर है। तो यहाँ इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो ग्राफ्स का होता है। देखिए, ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स आपने समझना ये है कि ग्रेडियंट क्या चीज शो करता है, वो मतलब एग्जैक्ट वो चीज शो करता है कि वो y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस से जो भी क्वांटिटी आता है वो ग्रेडियंट होता है। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ग्रेडियंट विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ग्रेडियंट विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, एरिया अंडर यस। द ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस इनटू x एक्सिस से निकलता है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम इज नथिंग, सो उसका एरिया कुछ नहीं शो करता। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि किस चीज के ग्रेडियंट और एरिया क्या शो करता है। जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस कांस्टेंट ग्रेडियंट। अगर इस तरह का ग्राफ है इट मींस ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो ग्रेडियंट ऑफ L1 will be greater than L2। L2 लेस स्टीप है। अगर मैं इसका एंगल देखूं x एक्सिस के साथ, इसका मैं अगर x एक्सिस के साथ देखूं तो ग्रेडियंट हमें x एक्सिस के साथ एंगल बताता है। इसी तरह if we talk about maybe a graph like this, यहाँ पे हम कहेंगे कि ग्रेडियंट
जीरो है, सॉरी ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। और अगर हम बात करते हैं मे बी शेप लाइक दिस, तो शुरू में इसका एंगल कम है, देखें ये एंगल देख लें, फिर ये देख लें, ये देख लें, आखिर में एंगल एक्स एक्सिस के साथ सबसे ज्यादा है। सो वी कैन से ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक कॉमन एग्जाम्पल की, यही क्लिफ का क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट था, ऊपर गया और ये फिर वापस आया, टाइम 1 टाइम 2 पे ये ओरिजिन से गुजरे। बाकी क्वेश्चन पास्ट पेपर के कर लेते हैं, तो ये टाइम 3 है। सो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा, मैं इसका बना लेता हूँ, आप देख लें इसका ये सेंस बनता है कि नहीं। सो द ग्राफ शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा है, टाइम 1 पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, तो ग्रेडियंट 0 हो गया। फिर वापसी पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, विच मीन्स ग्रेडियंट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, ग्रेडियंट जो ग्राफ है इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे जब तक ये T2 पे नहीं पहुंचता। तो थोड़ा सा ये शेप सिमेट्रिकल हो, क्योंकि ऊपर और नीचे जाने में कोई डिफरेंस नहीं होता। so anyway, आपके पास T2 पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, और T2 के बाद टिल T3 आपके पास डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज नेगेटिव हो गए। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, तो देखें वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सीलरेशन शो करता है, विच मीन्स के it will be a constant line, a straight line, starting from a highest velocity of uh, starting from highest velocity, coming to zero velocity at T1, T2 पे वो एक velocity पे पहुंच गया, लेकिन it will continue its journey। सर जी सर ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने बनाया सर, इसमें मतलब हमें ये कैसे पता लगता है कि कर्व कब बनेगी और स्ट्रेट लाइंस कब बनेगी? तो जैसे आपने अच्छा, कर्व। मुझे ये बताएं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता सर वेलोसिटी। है। वेलोसिटी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कांस्टेंट होती है प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, जी सर। कांस्टेंट ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है कि नहीं, आखिर में रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे तो ज्यादा डिक्रीजिंग होती है। तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ये शेप होगा ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने इधर रिफ्लेक्ट किए, तो अच्छा। आपने चीजों को लिंक कर, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा मैं अपना पेस ज्यादा रख रहा हूँ, नॉर्मली तो आई टेक टाइम एग्जांपल्स के साथ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिस्कशन में कम टाइम, फास्ट पेपर में ज्यादा टाइम गुजारूँ, ठीक है। आई विल बी बैक इन, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट एनीवे, तो आप बाद में इस पे देख लें, दोबारा भी देख लें फिर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पास्ट पेपर से ऐसे क्वेश्चंस लाएं जो आपको लगता है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे, एंड समथिंग लाइक दैट, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो अभी जब काइनेमैटिक्स खत्म हो जाए, सो आई एक्सपेक्ट कि आप ग्रुप में या इंडिविजुअली काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन शेयर कर लें, एमसीक्यूज हो, थ्योरी हो, जो मैं वर्कशीट शेयर करूंगा, तो वो तो लेटेस्ट क्वेश्चंस के हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किए हैं तो उसके सेंड कर दें। एनीवे, वेलोसिटी टाइम का मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है, मुझे पता है कि ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट 9.81 होती है ना, तो कांस्टेंट का इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन सिंस इट्स नेगेटिव तो नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कांस्टेंट बट नेगेटिव ग्रेडियंट। अच्छा, एनीवे ये तो मेरे पास
इसका हो गया। अच्छा, ये जो मेरे पास हाइट है इसको मैं एच कह देता हूँ। सो विच मीन्स कि यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो एच है। यहाँ पे जो एरिया होगा ना, दिस एरिया विल बी इक्वल टू एच। वापसी पे भी वो उतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये एरिया भी एच के इक्वल होना चाहिए। सो जो भी मैं इसका वो फाइंड करूंगा एरिया, या ये जो एरिया मैं फाइंड करूंगा, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस हाइट के इक्विवेलेंट आएगी। अगर नहीं आ रही तो इट मींस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। और अगर मैं T3 की बात करता हूँ, T2 से T3 की, और लेट मी लेबल दिस height as whatever डेप्थ D से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये जो है मेरे पास, ये D के इक्विवेलेंट आएगा। इस तरह यहाँ पे ये डेप्थ के इक्विवेलेंट। इसमें किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। सर ये जो डी आपने लेबल किया सर, ये किस डेप्थ का इक्विवेलेंट होगा? अच्छा ओरिजिन से यहाँ तक ये नीचे जितना आया है, अच्छा, ठीक है। क्लिफ से नीचे आया है ना। असल में क्लिफ हम्म, कॉमन है, आई एम नॉट सेइंग कि क्लिफ ही आता है। ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन, कभी क्या सिचुएशन आ जाती है, स्लेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो भी आता है। लेकिन आप एक को फुल समझें तो आप एटलीस्ट इतने हो जाएंगे कि बाकी कुछ उसमें यू विल बी एबल टू रिलेट। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन टाइम, तो एक्सेलरेशन तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, सो इट विल बी वन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसमें वैल्यू ही कांस्टेंट है। सर अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करें फिर तो वो मतलब वेरी करेगी। वो नहीं, वो तो जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो है नहीं। एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स। हॉरिजॉन्टल तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, ये तो वैक्यूम की डिस्कशन है सारी। अच्छा ठीक। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा इसका। लेकिन ओह यहाँ पे इसकी एक -9.81 होगी। तो ये ग्राफ का एक एक सिर्फ मैं एक और ग्राफ में हाईलाइट करूंगा। रीबाउंड का ग्राफ आप समझ जाया करें कि ये रीबाउंड जो कोलिजन होती है, सो अगर लेट से एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप अलाउ कर रहे हैं टू फॉल, और वो रीबाउंड होके इधर तक आ जाती है। सो आई ड्रॉ द ग्राफ। इसका मैं लेट से सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ। टाइम मैं लिख लेता हूँ, लेट से ये टाइम 0 है, टाइम 1 पे इसने कोलाइड किया है, टाइम 2 पे ऊपर आया। ये वाली हाइट h1 है और ये वाली हाइट h2 है। So if I were to plot velocity time graph, तो चूंकि ये नीचे जा रहा है, तो मैं इसको लेट से वेलोसिटी का यूं बना देता हूँ, इंक्रीज हो रही है बिकॉज यू हैव अलाउड इट टू फॉल। नीचे जाते हुए टाइम 1 पे इसने कोलाइड किया, विच मींस इसका इमीडिएटली वेलोसिटी की वैल्यू फ्लिप हुई है। सो द रीबाउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने शो करना होता है कि देयर इज अ immediate change in velocity from a high value of negative velocity to positive, और ये फिर इसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो T2 पे ये फिर रेस्ट पे आ जाता है। सो दिस शोज डाउनवर्ड जर्नी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी नेगेटिवली। ये इसकी अपवर्ड जर्नी है जब ये रीबाउंड के बाद ऊपर जा रहा था। सो अगर मैं इसका ये शो करूं, ये एरिया, तो ये एरिया बेसिकली इसका शो है H1 जब ये नीचे आ रहा था।
rebound हुआ है, it has started to move with a velocity of v2 which is smaller, और ये जो आपके पास हाइट है यहाँ पे ये जो एरिया है ये h2 शो कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होगा। अब रिसेंटली ड्रोन का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था वो नीचे फाइंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम T1 to T2, बल्कि वो इक्वेशन ही लिख लेते हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन आया था उन्होंने पार्ट्स में पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन वाज अबाउट, तो डिस्टेंस में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जी उसने पहले h1 कवर किया है फिर h2 कवर, तो डिस्प्लेसमेंट में हम कह सकते हैं कि पहले उसने cover किया, लेकिन वापस वो h2 आया। राइट नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ में कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारे नेगेटिव होगी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट? हाँ, मतलब अगर आप ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी थोड़ी सी, वो फिर ऊपर आया है, तो ओवरऑल वो ओरिजिन से नीचे है। ऐसे क्वेश्चंस में वो खैर फिर साइन कन्वेंशंस इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन बट यस यू आर राइट, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। अच्छा, ग्राफ के बाद जो काइनेमेटिक्स का लास्ट पार्ट है दैट डील्स विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली किसी का क्वेश्चन है तो बता दें ग्राफ में। सर ये जो हमारे पास T2 है, जो आपने हमें रिबाउंड वाली एग्जांपल दी, इसमें वो T2 पर वो रेस्ट पे आया। जी जी, अच्छा वो ठीक है। रेस्ट पे आया, ऊपर जाके वो रेस्ट पे आता है ना, फिर अगर आप हम फर्दर देखें वो फिर नीचे आएगा। तो इसका ग्राफ अच्छा इसी तरह चलता रहता है और फिर आखिर में जीरो हो जाता है। ठीक है। एनीवे, प्रोजेक्टाइल मोशन जो लास्ट पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सेड टू बी अ टाइप ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। तो लेट्स से आपके पास एक वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है और एक एंगल के साथ। अब बात इसमें ये आती है कि ये एक पाथ फॉलो करता है, उस पाथ का जो शेप है इसको हम पैराबोला कहते हैं, या जिस तरह आप लोगों का मैथ्स अगर किसी का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ का शेप आता है वो ये वाला शेप होता है। इट्स अ परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप, ठीक है, ओवल वगैरह नहीं होता, एक सिमेट्री होती है इसमें, जो लेफ्ट पे है वो राइट पे भी होना चाहिए, लेकिन दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली। अब इसमें आप लोगों ने समझना ये है कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नो कि वो यूजुअली पूछते हैं। एक तो वो आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक विद अ गिवन वेलोसिटी क्या डिस्टेंस होगा या क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट हम नहीं कहते, हम इसको रेंज कहते हैं। इफ आई गिव यू अ वेलोसिटी मे बी 30 meters per second और एंगल मैं आपको दे दूं लेट्स से वट एवर 30 मैं आपको दे देता हूँ, या स्पीड को चेंज कर देते हैं। स्पीड इज लेट्स से meters per second which is quite a lot, और थीटा जो है वो 30 degrees टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा, रेंज या फिर ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसने पीक हाइट कितनी अचीव की है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कितना था टू रीच द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं इसका देखें, दो किस्म के प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस आते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपने ये समझना है कि बिफोर यू सॉल्व questions like these you need to resolve velocity components।
आप इसके दो कंपोनेंट्स बना लें। ये जो इन्होंने एंगल दिया था 50 मीटर्स पर सेकेंड एट 30 डेज, आप इसको स्प्लिट कर लें इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो बिल्कुल अपराइट होगा, ठीक है। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ एक्सिस, जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता है वो कॉस होता है, दूसरा साइन होता है। इस वक्त इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 50 साइन 30 है, ठीक है। तो आपने एक तो वर्टिकल में कन्वर्ट किया, दूसरा इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट इसके ट्रायंगल बनने से बनते हैं यू। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 50 cos 30, ठीक है। तो पहले तो आप इसको स्प्लिट कर लें इनटू टू वेलोसिटीज, ठीक है, कि एक 50 साइन 30 और एक 50 cos 30। अब 50 cos 30 जो होती है इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है हॉरिजॉन्टली, तो ना इसको पुश मिल रहा है ना पुल मिल रहा है, देयर इज अ वैक्यूम। लेकिन ये जो 50 साइन 30 है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी इज सब्जेक्टेड टू फ्री फॉल माइनस जी। ये एक्सपीरियंस करता है, विच मीन्स ऊपर जाते हुए ये कम होता है। तो अगर मैं इसकी जर्नी देखूं वर्टिकल की, तो 50 साइन 30 कितना होता है, 25 होता है। तो विच मीन्स ये ऑब्जेक्ट शुरू में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 25 थी, पीक पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। और फिर इसने वापसी की जर्नी स्टार्ट की, ये -25 से ये हिट हुआ है, T1 पे ये पीक पे पहुंचा और हाइट इसने कवर की, और वापसी पे ये इसने दोबारा उतनी ही हाइट कवर की और -25 मीटर्स पर सेकंड के साथ ये हिट हुआ ग्राउंड। तो अब पॉइंट ये है कि इफ आई वर टू फाइंड एच, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ना, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, 2 इंटू -9.81 इंटू हाइट जो कि नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियली 25 स्क्वेयर है। तो मैं हाइट फाइंड कर सकता हूँ कि -25 स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इंटू -9.81, ये कितना आ रहा है सर 31.85। ठीक है 31, या चलें इसको 31.9 कर। अब ये जो मैंने वर्टिकल फाइंड की है, ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ इसके लिए, ये इस जर्नी का मैक्सिमम हाइट है। तो वी यूज वन कंपोनेंट टू फाइंड क्वांटिटीज ऑफ द ओवरऑल मोशन। 31.9 मीटर्स क्लियर है कि आपने वर्टिकल हाइट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी पहले फाइंड करनी है इनिशियल, और फिर हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज सब्जेक्टेड टू 9.81 and we can use equation of motion to find this height। मैं टाइम भी इसी तरह फाइंड कर सकता हूँ, पूरे जर्नी का टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल जीरो है मुझे पता है, इनिशियल जो है वो 25 थी, -9.81 टी। तो ये T1 बेसिकली मैं फाइंड कर लूंगा कि ये इस टाइम पे कब पहुंचा, 25/9.81 करें वो माइनस पॉजिटिव हो जाता है। व्हाट डू यू गेट? सर 2.55। तो इसका मतलब ये है कि 2.55 सेकेंड्स पे ये पीक पे पहुंचा, ठीक है। दो के मैंने सिर्फ वर्टिकल मोशन यूज किया है, लेकिन इनके क्वांटिटीज कॉमन होते हैं। आप एक के लिए फाइंड करें वो टोटल और हॉरिजॉन्टल के लिए वही होते हैं। तो इस वक्त ये अपने पीक हाइट पे पहुंचा हुआ है 2.55 सेकेंड्स। एंड इफ आई वांट टू फाइंड टोटल टाइम, तो आप 2 इंटू 2.55 करें, कितना आता है। जब ये यहाँ पे लैंड करेगा तो उसके डबल टाइम पे ये लैंड कर लेगा, विच इज 5.10। यस सर 5.10। 5.10 पे इसकी जर्नी खत्म हो गई।
अब इसमें एक चीज रह गई कि ये रेंज क्या होगा। तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन सिंपली यूज, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकता, उन सब में एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है। तो विच मीन्स के ये जो मैंने इक्वेशन डिस्कस किए थे, ये वाले, नन ऑफ दीज इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड, क्योंकि एक्सीलरेशन तो इसमें है ही नहीं। इट मींस आई एम लेफ्ट विद ओनली वन फार्मूला। हॉरिजॉन्टल के लिए आप एक ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, और वो फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये ना हो कि आप वेलोसिटी 50 यूज करें या 50 साइन 20 साइन 30 25 यूज करें। पहले तो ये वैल्यू फाइंड करें कितनी आती है। 50 cos सर 43.3। 43.3 meters per second. So which means कि displacement is velocity into time. तो velocity 50 cos 30 जो कि 43.3 है, into total time of flight। अगर मैं आधा पुट करूंगा तो मुझे यहाँ तक रेंज बताएगा, लेकिन मैंने तो पूरी जर्नी का रेंज फाइंड करना है। So I'll multiply this with 5.1। ये कितना आ रहा है? सर ये 220.83। 2 220.83। 220, चलें यहाँ तक ही लिख लेते हैं, मीटर्स। इस तरह बेसिकली देखें, रेंज जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब इफ आई कंक्लूड देन विल डिस्कस रेस्ट ऑफ इट टुमारो। देखें ये जो इसका शेप था, शेप क्यों इस तरह, इसने ये पाथ फॉलो क्यों की है, पहला क्वेश्चन तो ये है। देखें हम तो इसको वेलोसिटी दे रहे थे 50, ठीक है, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो था 43.3। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था 25। ये जैसे ही ऊपर जाता गया तो देखें वर्टिकल वेलोसिटी कम होती गई। इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल 43.3 थी और वर्टिकल शायद 10 पे आया हो। तो एज ए रिजल्ट जिसका जो डायरेक्शन है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ऊपर जाते हुए ये आहिस्ता आहिस्ता एंगल कम करता है, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो कम होती जाती है। पीक पे क्या हो जाता है, पीक पे वर्टिकल रहती ही नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। हॉरिजॉन्टल तो उसी तरह 43.3 था, तो रिजल्टेंट भी 43.3 के इक्वल हो गया। और फिर ये डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो नीचे हो जाती है, हॉरिजॉन्टल उसी तरह 43.3 पे रहता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाई स्पेसिफिकली वी टुक 43.3, उसका क्वेश्चन ही हॉरिजॉन्टल के बारे में था। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 25 का तो कोई रोल ही नहीं है। 25 सिर्फ उसको वर्टिकली उसमें चेंज आ रहा है ना। हॉरिजॉन्टल तो आपके पास ये जो आगे जा रहा है, ये जो रेड लाइन है, व्हाई इज इट टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। ये जो आगे जा रहा है इट्स बिकॉज ऑफ 43.3। तो इस हॉरिजॉन्टल रेंज में आपने यूज ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करनी है, and you need to multiply by the time of flight। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यूज मिल जाती है यहाँ सर पे। सर अगर हम जी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करें यूज, सर वो एस के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, सर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हम्म तो टाइम तो हमारे पास है, सर हम वो नहीं कर हम्म सकते? नहीं, रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या होती है, 9.81 की क्या। सर जीरो।
जीरो। तो पूरा इक्वेशन में ये पार्ट तो खत्म हो गया, तो ये क्या रह गया, ये यही रह गया ना, वेलोसिटी इनटू टाइम ही रह गया। तो व्हाई गो फॉर टू स्टेप्स, हमें पता है कि एक्सीलरेशन वैसे भी जीरो है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है, I'll conclude for now. I'll upload the recording and slides in classroom.